नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान 360। ये दिन नहीं है, दिन तो 365 होते हैं, डिग्रियां हैं। पूरा ऑल ओवरव्यू 360 का मतलब है ये, यानी हर चीज करवाऊंगा, छोटी से लेके बड़ी तक। अपनी शुरुआत कैसे करेंगे? मैं आपको पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में ये बता दूं, राजनीति विज्ञान के बारे में, कि इसमें जो बड़े बड़े पार्ट्स है ना, वो क्या है। सबसे पहले है थिंकर्स। अगर आपको थिंकर्स की समझ नहीं है, विचारकों की, तब तक आपके थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपने मन में जो तस्वीर बननी है, वो तो पहले तो विचारक का है, उसका डील डोल कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, वो दाढ़ी रखता है, चिकना है, बाल बड़े रखता है, उसने पुस्तकें कौन सी लिखी है, उसने आइडियाज कौन से दिए हैं, वो किस युग के अंदर हुआ था, उस युग में वो क्या काम करता था, वो किससे जुड़ा हुआ था, वो सत्ता से दूर रहता था या सत्ता के नजदीक रहता था, उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, और उसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे ऊपर, हम क्यों पढ़े आज के टाइम उसको। ये सारी बातें करेंगे। इन थिंकर्स को हम दो भागों में बांट लेंगे। एक होंगे वेस्टर्न थिंकर्स और एक होंगे इंडियन। वेस्टर्न थिंकर्स तीन प्रकार के करेंगे हम। थॉट नहीं करेंगे, थिंकर्स करेंगे। पहले करेंगे एंशियंट जो है, फिर करेंगे जो मेडाइवल है, मेडाइवल एज वाले, फिर मॉडर्न एज वाले करेंगे, और फिर करेंगे कंटेम्परेरी। चार प्रकार का बांट लेंगे। जब अपन एंशियंट करेंगे ना, तो प्लेटो से शुरुआत करते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, कोई सा सिलेबस उठा लो आप, सुकरात से कोई शुरू नहीं करता, सारे शुरू कहां से करते हैं? प्लेटो से करते हैं। क्योंकि सुकरात सिर्फ चर्चाएं किया करता था, सत्य की खोज किया करता था, सिद्धांतों तक पहुंच जाता था, लेकिन उनका कभी लिखित में वर्णन नहीं किया उसने। वो सारी चीजें थोड़ा सा प्योरीफाई करके, कुछ और मिर्च मसाला और तड़का लगा के, और अपनी तरफ से कुछ जोड़ के लिखा किसने? फिर प्लेटो ने। तो एंशिएंट की शुरुआत प्लेटो से करेगा। पहले ये जो ग्रीक थे, ये कौन थे, यहां से करेंगे। कौन सी एज थी, सुकरात कैसे आया, सुकरात ने क्या किया, सुकरात मरा कैसे, प्लेटो संपर्क में कैसे आया, प्लेटो भागा कैसे, प्लेटो वापस कैसे आया, प्लेटो बिका कैसे, प्लेटो का न्याय क्या है, ये सारी चीजें। फिर अरिस्टोटल आ जाएगा। फिर मेडाइवल में ज्यादातर एंशिएंट में एक सिसरो को और पढ़ते हैं। कई बार जो सिसरो है वो कुंवारे लड़कों को बड़ा अच्छा लगता है, वो उम्मीद करते हैं कि इस सिसरो को अगर सुसरो कर देना पड़े, आनंद आ जाए। क्योंकि सुसरो ससुर, नाम तो सिसरो कर दिया उसको सुसरो, कि फिर ये सुसरा होता तो ज्यादा अच्छा होता, तब हमें इसकी एक बेटी होती है, हमारी उससे शादी हो जाती। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है, हम डेढ़ छाने हो गए थे। पढ़े लिखे आदमी है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और मैं आपको एक दिन रुसो कराऊंगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि अच्छे लोग कौन होते हैं। हम ये कहते हैं, देखिए ये व्यवहार कर रहा है जैसे आदिवासी का सा, अरे वो देवता होते हैं। घटिया तो वो होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और तर्क ज्यादा करते हैं। तो आप ये बताओ, एक है डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और एक है झुंझुनू और सीकर। ये बताओ कि जो लैंगिक रेशियो है, जेंडर का रेशियो है, सॉरी सेक्स रेशियो, वो ज्यादा कहां का है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का। बताओ क्यों? क्योंकि वो मुद्दा ये नहीं शिक्षा, अरे वो देवता है, शिक्षा का मुद्दा पढ़े लिखे तो वो ज्यादा है डूंगरपुर बांसवाड़े। ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं। पढ़ना लिखना क्या होता है? आप में मानवता है क्या? आप में मानवता के प्रति प्रेम है क्या?
आप प्रकृति को जीवन देना चाहते हो क्या? आप पर्यावरण को अपना मानते हो क्या? नदियों को, पहाड़ों को अपना मानते हो क्या? पढ़े लिखे वो ज्यादा है। अपन तो पढ़ाई लिखाई का तात्पर्य 2 दूनी 4, CO2, H2O, पृथ्वी, खगोल, गोल, ये थोड़ी होती पढ़ाई। पढ़ाई तो ये कि आपस में प्रेम कितना करते हैं, ये पढ़ाई तो है ही नहीं। तो सिक्कर और जुजनू के लोग सबसे ज्यादा तथाकथित रूप से पढ़े लिखे थे, और उन्होंने लड़कियों को सबसे ज्यादा मारा अल्ट्रासाउंड करवा करवा के। इसका परिणाम है कि वहां सेक्स रेशियो सबसे कम है, और इन्हीं लड़कियों की मारने की वजह से ना जो सिसरो है वो बेचारा क्या बन गया? सुसरो बन गया, वरना उसकी जरूरत नहीं थी सुसरो बनने की, सबको लड़कियां मिल जाती। फिर मेडाइवल एज में आ जाएंगे। मेडाइवल एज में एक आधा विचारक आता है मुश्किल से, वो आपका मध्यकाल का अरस्तु, थॉमस एक्विनास, और नहीं आता कोई भी। फिर आ जाते हैं मॉडर्न। मॉडर्न में शुरुआत करते हैं अपन मैकियावली से, उसके बाद होब्स है, लोक है, रूसो है। ये 3 तो सामाजिक समझौतावादी हो गए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले, होब्स, लोक, रूसो। 2 आ गए वो उपयोगितावादी आ गए, यूटिलिटेरियन, एक गुरु और एक चेला, एक बेंथम और एक जॉन स्टुअर्ट मिल आ गया। फिर एक और पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स। लोस की अपने है नहीं, कार्ल मार्क्स पढ़ लिया। अब जो कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं ना, उससे जुड़े हुए 2 विचारक आते हैं। एक माओ आता है, पहले लेनिन आता है और फिर माओ आता है। तो अपन किससे लेके, मैकियावली से लेके और माओ तक, M to M ये पढ़ेंगे मॉडर्न के अंदर। अब कई कहते हैं कि स्कूल लेक्चर वाले ये सोच रहे हैं कि हम माओ को क्यों पढ़ेंगे, हम लेनिन को क्यों पढ़ेंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। स्कूल लेक्चर वालों को सिर्फ मार्क्स पढ़ना है, और मार्क्स पढ़ के वो चले जाएंगे। उनके जाने के बाद AP वाले बैठे रहेंगे, पहले मार्क्स पढ़ेंगे, फिर माओ पढ़ेंगे या लेनिन पढ़ेंगे। हो गया। फिर आगे कंटेम्परेरी थिंकर्स। कंटेम्परेरी थिंकर्स 3 ही पढ़ते हैं अपन, जिनका संबंध न्याय से है। जॉन रोल्स पढ़ते हैं, नोजिक पढ़ते हैं, और वाल्जर पढ़ते हैं, माइकल वाल्जर। ये 3 ही पढ़ते हैं। तो ये है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी में पहले ये थे, हन्ना अरेंट आती है कई बार, एक जगह हन्ना अरेंट भी है कंटेम्परेरी में, देखना कईयों के सिलेबस में ये भी है, हन्ना अरेंट है। हन्ना अरेंट के राह पहले लुई अल्थुजर था, वो गायब हो गया, और जीन पॉल सार्त्रे था, वो गायब हो गया। हाँ, ये है आपका हेब्रमास है। हेब्रमास आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में है AP में, और टीचर एसोसिएट के अंदर हेब्रमास है। ये सारे कंटेम्परेरी है। तो ये स्कूल लेक्चर वाले नहीं पढ़ेंगे, स्कूल लेक्चर माओ किया और गायब हो गए। उसके बाद आ जाओ इंडियन के ऊपर। इंडियन थिंकर्स एंशिएंट में मनु और कौटिल्य। शांतिप्रभ नहीं है, शुक्र नहीं है, आमतौर पे ये 2 ही पढ़ते हैं, मनु और कौटिल्य को पढ़ते हैं एंशिएंट में। मेडाइवल में बर्नी पढ़ते हैं, एक अबुल फजल पढ़ते हैं मेडाइवल के अंदर। और जब उसके बाद मॉडर्न शुरू हो जाता है राजा राम मोहन राय से। फिर राजा राम मोहन राय भी पढ़ लेते हैं, विवेकानंद भी आ जाता है, किसी किसी में दयानंद आ जाता है। फिर आगे आपका अरविंदो आ गया, लाला लाजपत राय आ गया, वीर सावरकर आ गया, दादा भाई नौरोजी आ जाता है एक आधे के अंदर। उसके बाद अंबेडकर आ गया, नेहरू आ गया, लोहिया आ गया, जयप्रकाश नारायण आ गया, और एक समाजवादी है कमला देवी चट्टोपाध्याय, वो आ जाती है। तो 6-7 तो है स्कूल लेक्चर में, वो उनके तो पूरे हो जाएंगे। बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा क्लास लगी उसके खत्म होते ही। जैसे आपके विवेकानंद नहीं है स्कूल लेक्चर के, उनके है अंबेडकर हुआ, स्कूल लेक्चर वाले चले गए, बाकी बैठे रहेंगे, उनको विवेकानंद पढ़ना है। तो ऐसे करके फिर इंडियन थिंकर्स करेंगे दोस्तों। तो ये थिंकर्स हो जाएंगे। थिंकर्स के बाद अपन शुरू करेंगे वो थियरीज करेंगे। आप आज एक ना मस्तिष्क में सोच के जाओ कि अपन पढ़ेंगे कैसे। अब थियरी शुरू करते ही ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि थियरीज का जो पहला टॉपिक आता है ना, वो सबसे खतरनाक आता है। वो आता है कि मीनिंग क्या है थियरी का, स्कोप क्या है, और ट्रेडिशनल थियरीज कौन सी होती है और मॉडर्न थियरीज कौन सी होती है।
परंपरागत राजनीति सिद्धांत कौन से होते हैं और आधुनिक राजनीति सिद्धांत कौन से होते हैं। फिर यहां तक तो आता है दिक्कत, मीनिंग है ना, ये सबसे टफ होता है थियरी का मीनिंग, वो भी राजनीतिक जब हम परिदृश्य के अंदर देखें और राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचे ना, तब दिक्कत आती है, बाकी दिक्कत नहीं आती। फिर जैसी मॉडर्न अप्रोच आ जाएगी, आधुनिक ये आपका व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद आ जाएगा। फिर सिद्धांतों का उत्थान और पतन आ जाएगा। ऐसे करके फिर आपके कंसेप्ट्स आ जाएंगे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, राज्य, लोकतंत्र और संप्रभुता। इनके होते फिर आइडियोलॉजीज आ जाएगी। आइडियोलॉजी स्कूल लेक्चर में नहीं है, कम है, अब जोड़ दी कुछ। आइडियोलॉजी जब नेट जेआरएफ और स्कूल इसमें देखते एपी के अंदर, तो समाजवाद आ जाएगा, उदारवाद आ जाएगा, रूढ़िवाद आ जाएगा। कंटेम्पररी आइडियोलॉजीज में नारीवाद आ जाएगा, बहुसंस्कृतिवाद आ जाएगा, उत्तर आधुनिकतावाद आ जाएगा, उत्तर संरचनावाद आ जाएगा। ये सारा अब मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, धीरे धीरे याद हो गया आपके, मैं सिर्फ आप शब्दों से परिचित करवा रहा हूं। ये थ्योरीज ना आपके कम समझ में आएगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, जब पहली क्लास शुरू होगी पॉलिटिकल साइंस की, मैं उसमें आपको फाउंडेशन करवाऊंगा। इसका तात्पर्य है कि थिंकर्स से पहले मैं आपको कम से कम 150 लोगों के नाम याद करवाऊंगा। आप कहते हैं 150 लोगों के नाम याद नहीं होते। आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ के हटोगे तो आप 250-300 नाम याद होते हैं आपके, 300 के आसपास। आपके जैसे थोड़ी याद होते हैं, आज तो हमारे 5 ही नाम याद नहीं है। अभी आप बैठो, आपकी है शादी, आपको बांटने हैं कार्ड। देखो, इससे अच्छी शब्दावली मैं आपके लिए यूज नहीं कर सकता कि आपकी क्या है, शादी है। तो मुस्कुरा दिया करो यार, कोई आप मरने थोड़ी जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो आप, तो कभी हंस जाया करो, गुरु जी थैंक यू हमारी भी होगी क्या, कभी ऐसे बोल दिया करो। अब आपको ये कहा गया कि आप कार्ड लिखो शादी में बांटने के लिए, तो आप जब कार्ड लेके बैठते हैं, कापी लेके बैठते हैं, तो आप सोचते हैं कोई याद नहीं आएगा, पता नहीं रिश्तेदारों को भूल नहीं जाए। देखते देखते आप 1 घंटे में 150-200 नाम लिख देते हो। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क केंद्रित हो गया है। तो ऐसे ही थिंकर्स के साथ होता है। आप जब पैदा हुए थे तो माँ को जानते थे, फिर अपने बाप को जानना शुरू किया, फिर धीरे धीरे दादा का नाम सीखा, बुआ का, चाचा का, ताया का, ऐसे कितने नाम सीख गए, लेकिन एकदम से वो नाम याद नहीं आते। कितने बहन भाई हमारे, कितने दोस्त हैं, कितने नाम याद है। तो वैसे ही ना इनके भी नाम है। तो सबसे पहले मैं जब आपको फाउंडेशन कराऊंगा ना, तो वो 150-200 नाम याद कराऊंगा सबसे पहले, और कुछ आपको अवधारणाएं हैं उनकी समझ विकसित करूंगा कि ये होता क्या है। जैसे जब अपन फाउंडेशन करेंगे तो इस थिंकर से पहले अपनी कम से कम 15 क्लासेज होगी, लगभग 30-35 घंटे की, वो फाउंडेशन होगा। मैं आपकी नींव मजबूत करूंगा। अगर ये नींव मजबूत होगी तो यहां दिक्कत नहीं आएगी और यहां भी दिक्कत नहीं आएगी। इस फाउंडेशन की शुरुआत अपन करेंगे उदारवाद से, फिर मैं आपको कराऊंगा समाजवाद, यानी ये छोटे छोटा, बड़ा बड़ा उदारवाद क्या होता है, लिबरलिज्म होता क्या है, समाजवाद होता क्या है, फिर साम्यवाद क्या होता है, रूढ़िवाद क्या होता है। रूढ़िवाद को हिंदी में अनुदारवाद भी बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म। तो लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, अनुदारवाद। उसके बाद कंटेम्पररी थ्योरी आ जाएगी कि नारीवाद क्या है, फेमिनिज्म क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म, बहु संस्कृतिवाद क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, उत्तर संरचनावाद, इस बार स्कूल लेक्चर में आ गया उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये सारे करवाऊंगा। इसके अलावा मैं बहुत सारे स्कूल्स कराऊंगा आपको। शिकागो स्कूल का संबंध किससे है, फ्रैंकफर्ट स्कूल का संबंध किससे है, रोचेस्टर स्कूल किसका है, वर्जीनिया स्कूल किसका है, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में क्या काम होता था, हार्वर्ड के अंदर क्या काम होता था, ये सारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स करेंगे अपन। यानी स्कूल्स होते हैं विद्वानों के समूह जो एक जैसी अवधारणाएं पैदा करते हैं, उसको स्कूल्स बोलते हैं। और कुछ शब्दावलियां हैं जो आप कम यूज में लेते हैं, उन शब्दावलियों का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें करेंगे कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है और प्रत्ययवाद क्या होता है।
पॉजिटिविज्म क्या होता है, प्रत्ययवाद क्या होता है, प्रत्यक्षवाद क्या होता है। ये ऐसी अजीब अजीब सी कुछ शब्दावलियां जो आप बहुत ही कम याद। तत्व मीमांसा क्या होती है, धर्म मीमांसा क्या होती है, ज्ञान मीमांसा क्या होती है, थियोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीजें करेंगे। तो ये अपन फाउंडेशन में कर लेंगे। फाउंडेशन में आप लगभग 15 तो विचारधाराएं करेंगे और 30-35 विभिन्न प्रकार की शब्दावलियां सीखेंगे जिनका यूज आप बहुत ही कम करते हैं दैनिक जीवन में, जिनकी समझ नहीं है, जबकि पॉलिटिकल साइंस की बेसिक चीजें होती है। ये तब काम आती है जब आप खुद पढ़ते हैं। आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप ये कई बार कहते हैं कि ये पुस्तक है ना हमारी समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आया। तब आपकी वो समझ में इसलिए नहीं आती कि उनके बारे में हमारी समझ है ही नहीं, उन शब्दों के बारे में। वो बेसिक शब्द होते हैं लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो मैं ना आपको किताब पढ़ना सिखाऊंगा, किताबें पढ़ी कैसे जाती है। अगर आप जब स्वाध्याय करेंगे, खुद अध्ययन करेंगे ना, तब आप कैसे अध्ययन करें, हर एक चीज को खुद कैसे समझे। आपने पढ़ी है आज तक बीएल फड़िया, बीएल फड़िया के जस्ट बाद आप आते हैं ओपी गाबा के ऊपर। उसके बाद जब आप आते हैं ना राजीव भार्गव की साइड, तब आपको दिक्कत आती है। राजीव भार्गव कहां से जाने शुरू कर देता है, ऊपर से जाना शुरू कर देता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं है, इस वजह से दिक्कत आती है आपको। तो फाउंडेशन करेंगे, फिर थिंकर्स करेंगे इंडियन। जैसे ये थ्योरीज आएगी ना, ये फाउंडेशन अब डिटेल्ड में आ जाएगा। अब आपको जोर नहीं आएगा क्योंकि आपने 150-200 विचार के याद कर रखे। आपने शिकागो स्कूल के 10 विचार का, ईस्टन है, आमंड है, रॉबर्ट डहेल है, पावेल है, ये सारे याद कर रखे हैं पहले। अब आपको जोर नहीं आएगा। फिर अपन थ्योरीज करेंगे। जैसे ये थ्योरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो अगला अपन मुद्दा करते हैं, थ्योरीज एंड आइडियोलॉजी, ये दोनों एक साथ चलेगी। स्कूल लेक्चर वालों की पहले वो थ्योरीज करवाऊंगा और वो आइडियोलॉजीज कराऊंगा जो स्कूल लेक्चर में। जैसे स्कूल लेक्चर के अंदर लगभग वो सारा सिलेबस आ गया जो पहले कहां था, एपी के अंदर था। अब इनका 70-75% सिलेबस आपस में मैच करने लग गया है। स्टैंडर्ड दोनों का एक है, आरपीएस स्कूल लेक्चर का और असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टैंडर्ड दोनों का एक है। थोड़ा सा हल्का स्टैंडर्ड है ना, वो किसका रह सकता है, वही पेपर सेटर के ऊपर है। वो जो आपका ये टीए का एग्जाम होगा ना, उसमें हो सकता है पेपर थोड़ा हल्का आ जाए, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये पेपर बनवाएंगे किससे। अगर हो सकता है कि उन्हीं लोगों से बनवा ले जो आरपीसी का पेपर बना रहे, तो पेपर टफ आएगा आपका। तो ये आइडियोलॉजीज है। इसके बाद अपन कंपैरेटिव करेंगे। कंपैरेटिव को अपन 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहले इसका टफ हिस्सा है वो करेंगे। जो कंपैरेटिव की अप्रोचेज है ना, वो खतरनाक है थोड़ी सी। अप्रोचेज, उपागम, धीरे धीरे शब्द आ जाएंगे। उपागम क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, थ्योरीज, कंसेप्ट्स क्या होते हैं, पैराडाइम्स क्या होते हैं, और ये पद्धतियां क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, ये धीरे धीरे समझ में आएंगे आपके। ये आप क्या करते हैं, अप्रोचेज को थ्योरीज भी बोल देते हैं पर चलते चलते ही। इनको कंसेप्ट, अवधारणाएं भी बोल देते हैं, कई बार मेथड, पद्धतियां भी बोल देते हैं, लेकिन इनका सही नाम होता है अप्रोचेज। ये ना सिस्टम थ्योरी से शुरू होती है, डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी। मॉडर्न अप्रोच ही करेंगे अपन। ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे क्वेश्चन नहीं आते आपके, अधिकांश के सिलेबस में मॉडर्न अप्रोच से शुरू होता है। आधुनिक उपागम, आधुनिक उपागम में डेविड ईस्टन की सिस्टम थ्योरी शुरू करते हैं सबसे पहले, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, व्यवस्था उपागम। हिंदी वाले डरे नहीं, मैं आपको 3 भाषाओं में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में सबसे कम पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको राजस्थानी में पढ़ाऊंगा, वो भी मेरी जो मदर टंग है उसके अंदर। और आपका लगभग मैं 80% है वो काय में पढ़ाऊंगा, हिंदी में। व्यवस्था के बाद आएगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, आमंड वाली। फिर आएगा राजनीति विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिर आएगा पॉलिटिकल कल्चर। फिर आएगा पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। फिर आएगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इतनी तो आपकी आएगी अप्रोचेस।
इस अप्रोचेज के कंप्लीट होते फिर इस कंपैरेटिव का दूसरा पार्ट आ जाएगा, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। कंपैरेटिव गवर्नमेंट होते ही विभिन्न देशों की आपस में तुलनाएं शुरू हो जाती है। इन देशों का जो संविधान है वो, इन देशों की विधायिकाएं, कार्यपालिकाएं और न्यायपालिकाएं, इन देशों के राजनीतिक दल और इन देशों के दबाव समूह, यूके के, यूएस के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड के, चार तो मुख्य है। कई जगह जापान जुड़ा हुआ है, कई जगह चीन जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, लेकिन यूके, यूएस, फ्रांस जरूर आता है, 3 देश जरूर आते हैं। अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आज का जो नई अप्रोच आई है वो आई है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो क्या करते हैं, इनसे सिंपल क्वेश्चन आते थे। आजकल क्या है कि कंट्रोवर्सी नहीं हो जाए तो पेपर सेटर क्या करता है, डायरेक्ट ही उन देशों के संविधान को डाउनलोड करता है और वहां से धाराओं से और आर्टिकल से क्वेश्चन बनाता है। हर एक नहीं है, जैसे अमेरिकन आर्टिकल है ना, उनमें से 3-4 आर्टिकल याद करने वाले हैं। फ्रांस में 3-4 आर्टिकल फ्रांस के याद करने होते हैं। स्विट्जरलैंड का संविधान के आर्टिकल याद नहीं करने होते। जापान में एक आधा शांति के संविधान से रिलेटेड आर्टिकल है, वो इतने आर्टिकल याद करने होते हैं। 15-20 आर्टिकल आपको याद करने होते हैं यूके, यूएस के इनके संविधान से। इसके बाद 2 चीजें थोड़ी सी अजीब आती है, वो कई जगह है कई जगह नहीं है। जैसे उनको स्कूल लेक्चर से हटा दिया, वहां रखना था। राजनीतिक दल क्या होते हैं और दबाव समूह होते क्या है, ये 2 चीजें होगी। देखो अप्रोचेज के अंदर या ऐसा सिद्धांतों के दल होते क्या है, दल के कौन कौन से सिद्धांत हैं, और यहां है विभिन्न देशों के दल। तो ये तो थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। तो मैंने कहा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबकी तुलनाएं आ जाएगी, वो यहां आती है। फिर यहां कई बार अपन सरकार के रूप लेते हैं, संघात्मक और एकात्मक, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक और तानाशाही, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, ये भी अपन यही करते हैं गवर्नमेंट में। तो ऐसे करके फिर जो पार्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे, कंपैरेटिव का करें। अब जैसे ही कंपैरेटिव पूरी होगी, स्कूल लेक्चर की कंपैरेटिव है वो अब पूरी बड़ी हो गई है, पहले छोटी सी थी, अब उसमें बहुत कुछ नया जोड़ दिया है, और वो ना असिस्टेंट प्रोफेसर नेट से भी ज्यादा व्यापक हो गई है वो। एक तो आप विधायिका पढ़ो सीधी, तो आप क्या करते हो, 7-8 देशों की विधायिका के बड़े बड़े प्रावधान पढ़ लेते हैं। जब आपसे ये कहा गया ना कि आप 4 देशों की विधायिका पढ़ो, तब उसका व्यापक अध्ययन करना पड़ता है, तो वो ज्यादा टफ होता है, स्कूल लेक्चर ज्यादा टफ है। कंपैरेटिव के बाद अपन जो अगला टॉपिक करेंगे वो करेंगे आईआर। आईआर नहीं करेंगे, पहले आईपी करेंगे। तो इसके 2 पार्ट कर लेंगे अपन, एक आईपी कर लेंगे और एक आईआर कर लेंगे। एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर लेंगे, एक इंटरनेशनल रिलेशन कर लेंगे, एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति कर लेंगे और एक अंतरराष्ट्रीय संबंध कर लेंगे। जब मैं आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति करवाऊंगा, ये टफ होती है क्योंकि इसमें कंपैरेटिव की तरह अप्रोचेज आ जाती है। तो पॉलिटिकल साइंस में 3 ही चीजें टफ है। एक तो जब अपन थ्योरी शुरू करेंगे ना, तो थ्योरीज होती क्या है ये, दूसरा कंपैरेटिव के उपागम ये, और तीसरा किसके उपागम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उपागम, या कई बार सिद्धांत भी कह देते हो आप इनको। कोई भी विषय अपना स्वतंत्र अस्तित्व तब बनाता है जब उसके सिद्धांत विकसित हो जाते हैं, उसके उपागम विकसित हो जाते हैं। तो ये रिच, जैसे जैसे सब्जेक्ट रिच होता है ना, वैसे वैसे टफ हो जाता है, तो बहुत सारी अप्रोचेज आ जाती है उसके तहत। तो आईपी की जो अप्रोचेज की शुरुआत है ना, वो कई सिलेबस है, एपी का सिलेबस है वो अलग करता है, नेट जेआरएफ अलग करता है, और स्कूल लेक्चर अलग करता है। इनकी आमतौर पर शुरुआत होनी चाहिए वो आदर्शवाद से होनी चाहिए, आइडियलिज्म से। लेकिन अब कई जगह आइडियलिज्म गायब हो गया स्कूल लेक्चर से, तो ये सीधा ही क्या करते हैं, रियलिज्म से शुरुआत करते हैं, यथार्थवाद से, यथार्थवाद। अब स्कूल लेक्चर वालों ने क्या किया, जो हम पहले पढ़ रहे थे उन सब चीजों को हटा दिया। पहले हम पढ़ रहे थे यथार्थवाद के अलावा एक व्यवस्था सिद्धांत पढ़ रहे थे। व्यवस्था सिद्धांत 2 जगह पढ़ते हैं,
एक तो ये देखिए यहां व्यवस्था अप्रोच आ गई कहां कंपैरेटिव में, एक यहां आ गया। ये तो डेविड ईस्टन की, ये मार्टिन कैपलोन की है। फिर इसी व्यवस्था से जुड़े हुए खेल सिद्धांत पढ़ते थे, निर्णय निर्माण सिद्धांत पढ़ते थे। कार्ल डाइच का, बताओ क्या पढ़ते हैं कार्ल डाइच का? संचार सिद्धांत, कम्युनिकेशन थ्योरी। ये सभी व्यवस्था सिद्धांत के थे। तो खेल सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत और आपका संचार कम्युनिकेशन थ्योरी कार्ल डाइच की। फिर इनको करते ही और नया जुड़ गया है उदारवाद, लिबरलिज्म जुड़ गया। लिबरलिज्म यहां जब पढ़ते हैं ना आइडियोलॉजी में तब अलग होता है, और जब आईपी में लिबरलिज्म पढ़ते हैं तब अलग हो जाता है। थ्योरी, अप्रोच, सोच सब कुछ बदल जाता है यहाँ आते आते, क्योंकि ये उदारवाद अलग है और यहां जो आइडियोलॉजी उदारवाद पढ़ेंगे वो अलग है थ्योरी के अंदर, सिद्धांतों के अंदर। इसके बाद क्या किया, नई चीजें जोड़ दी। स्कूल लेक्चर वालों ने क्या किया, पता नहीं किसने सिलेबस बनाया, वो कोई ज्यादा ही खतरनाक आदमी था, मुझे ये लग रहा है कि राजस्थान का नहीं है। देखो उसने क्या किया, एक जोड़ दिया रचनावाद, अलेक्जेंडर वेंट वाला। इसी में उसने जोड़ दिया उत्तर उपनिवेशवाद, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। और उसने एक थ्योरी और जोड़ी, सर्वदेशीयवाद। आपको किसी भी पुस्तक में आज आप जाके देखना, आपके पास अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशन की कोई भी पुस्तक है ना, उसमें आपको सर्वदेशीयवाद नहीं मिलेगा और आपको संस्थावाद नहीं मिलेगा। इन्होंने संस्थावाद और जोड़ दिया, कॉस्मोपॉलिटिज्म, सर्वदेशीयवाद और जोड़ दिया। तब ये बड़ी दिक्कत करते हैं ये नए वाले। रचनावाद तो फिर भी बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म, लेकिन ये नहीं मिलता, सर्वदेशीयवाद नहीं मिलता, कॉस्मोपॉलिटिज्म। और एक थियरी और आई है इंस्टीट्यूशनलिज्म। आज तक हम इंस्टीट्यूशनलिज्म जब एपी में पढ़ते थे पहले, वहां दो टॉपिक थे, संस्थावाद और नव संस्थावाद। वो पहले कंपैरेटिव में डले हुए थे। तो जैसे ही कोई भी अप्रोच उठ के एक से दूसरे में जाती है, उसका पूरा रूप और उसके विचारक और उसके सारी परिभाषाएं सब चेंज हो जाती है। तो संस्थावाद एक तो पढ़ो आप तुलनात्मक राजनीति में, और एक पढ़ो आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, एकदम अलग है एक दूसरे से। तो संस्थावाद को यहां उठा के डाल दिया स्कूल लेक्चर के अंदर। अब आ गया आईआर। आईआर किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। इसमें रिलेशंस आते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में यूएन से शुरू करते हैं आप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, जो एक क्षेत्र विशेष के हैं, रीजन विशेष के हैं। ईयू पढ़ते हैं जरूर, हर सिलेबस में ईयू है, आसियान है, कईयों में अफ्रीकन यूनियन है, कईयों में सार्क है। उसके अलावा आपका ओपेक है, कईयों में एल्बा है, लैटिन अमेरिकन देशों का। ये सारे संगठन है आपके। अब जैसे ये संगठन पूरे होते हैं, नेम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। फिर ना हम विभिन्न देशों के साथ संबंध शुरू हो जाते हैं। जब संबंध शुरू होते हैं तो भारत का अमेरिका के साथ, रूस के साथ, और भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध आएंगे, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, भूटान, नेपाल, ये संबंध आ जाते हैं। फिर कुछ और चीजें पढ़ते हैं, राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्र शक्ति क्या है, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की घटनाएं कौन से हैं, शीत युद्ध के सिद्धांत कौन से हैं, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु निशस्त्रीकरण क्या होते हैं, परमाणु युद्ध क्या होते हैं, युद्ध कितने प्रकार के होते हैं, वेस्टफिलियन वार कौन से होते हैं, पोस्ट वेस्टफिलियन वार कौन से होते हैं, 1648 के बाद कौन से युद्ध आए, आज कौन से युद्ध हो रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को हम कौन सा युद्ध कहेंगे, ऐसे मुद्दे आते हैं। तो ये सारा आईआर में आ गया, फिर रिलेशंस के अंदर आ गया। शीत युद्ध के लेके उसके बाद की जितनी भी घटनाएं हैं, युद्ध जो भी है, वो सारे इसमें आ गए। ये पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अंत में जो अपन अध्ययन करेंगे वो सबसे खतरनाक अध्ययन होता है, जिसमें हमें ये लगता है कि हम इसको तो तोड़ फोड़ देंगे, ये तो हमें पढ़ाओ ही मत आप, ये तो हम आपको पढ़ा देंगे। और वो है आईजीपी। आईजीपी मीन्स इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आईजीपी। इसके दो पार्ट हैं दोस्तों। इसका एक पार्ट है ना, वो तो है भारतीय संविधान,
कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है राज व्यवस्था या राजनीति कह लो, राजनीति कह लो, भारतीय राजनीति। अब कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ना, इतने सब में आपने ये पढ़ रखा है और आपको ये लगता है कि हमें सबसे अच्छा, हम जो सबसे कम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। आपके अधिकांश के सबसे ज्यादा सवाल गलत होते हैं वो कहां होते हैं? यहां होते हैं। यहां आपको सबसे ज्यादा जोर आएगा और ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत से ना आपको खुद को ये पढ़ाना शुरू कर दूंगा, खुद पढ़ के आओ इसको। हर एक जब अपना पेपर होगा छोटा बड़ा, उसमें आपको बेयर एक्ट जरूर पूछूंगा मैं आपसे। तो बेयर एक्ट आपकी बेसिक बुक होगी 3 जून के बाद। आपका सिलेबस होते होते मैं आपको 3-4 बार पढ़ाऊंगा। वहां आजकल सीधे क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप संविधान की भाषा नहीं समझोगे, क्योंकि वो क्या करते हैं सेम भाषा उठाते हैं, तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ रहे हैं लोग, इस वजह से कि आप कितना ही पढ़ लो फिर भी क्वेश्चन सही नहीं होते, इसलिए छोड़ देते। सेकंड ग्रेड में भी ये हालात हैं। सेकंड ग्रेड में एसएसटी का जो पेपर आता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस के। और मैं 2020 के क्या कब का पेपर देख रहा था, उस टाइम आपके सिलेबस में न्याय नहीं था और उसने जॉन रोल्स की किताब उठा के वहां से न्याय का प्रश्न पूछा हुआ था। जॉन रोल्स की किताब उठा रखी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। इससे ज्यादा तो क्या होगा? सिलेबस में नहीं है न्याय, बाद में जोड़ा उसने, बंदे ने 2 साल पहले पूछ लिया कि बताओ रोल्स का न्याय क्या है, तो भाई सिलेबस में नहीं है। और सेकंड ग्रेड का बच्चा जॉन रोल्स की थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ेगा क्या? हम भी नहीं पढ़ते, हम भी उसकी सिर्फ रिव्यू पढ़ते हैं कि इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें क्या वो बता दो। तो मैं कह रहा था ऐसा इनके साथ किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो करेंगे सबसे लास्ट में, पहले क्या करेंगे? राजनीति वाला पोर्शन करेंगे। जाति क्या है? रुडोल्फ ने क्या कहा, रजनी कोठारी ने क्या कहा, आंद्रे बेते ने क्या कहा, ठीक है। जेंडर के मुद्दे क्या होते हैं, नरजातीयता क्या होती है, भारत में नरजातीयता है क्या, सेपरेशन मूवमेंट कौन कौन से चलते हैं, जो अलगाव के चलते हैं, कोई द्रविड़िस्तान मांग रहा है, कोई खालिस्तान मांग रहा है, कोई नागालैंड मांग रहा है, कोई कश्मीर मांग रहा है, ये सारे करेंगे। उसके बाद क्लास पॉलिटिक्स करेंगे कि भारत में वर्गीय राजनीति होती है क्या। उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन करेंगे, सोशल एंड और न्यू सोशल मूवमेंट्स कौन से हैं, जो पहाड़ों को लेके होते हैं, नदियों को लेके होते हैं, पर्वतों को लेके होते हैं, वनों को लेके होते हैं, SC/ST के कल्याण को लेके होते हैं, छुआछूत को लेके होते हैं, वो सारे आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन है ये। नक्सलवाद क्या है, ये सारा कुछ ये तो पढ़ेंगे राजनीति में, और इसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये IGP करेंगे। ऐसे करके हम इसको पूरा करेंगे। अब आप स्कूल लेक्चरर हैं, तो सबसे पहले जो बेस बनाएंगे वो स्कूल लेक्चरर को बनाएंगे। आपके स्कूल लेक्चरर और AP का आपस में मिलन नहीं है, वो है प्लेटो स्कूल लेक्चरर में, प्लेटो असिस्टेंट प्रोफेसर में, प्लेटो नेट JRF में भी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं नेट JRF में प्लेटो के ऊपर, और टफ क्वेश्चन आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का और स्कूल लेक्चर का स्टैंडर्ड क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, पेपर उठा के देख लेना, हो गया। इस प्रकार अपन पढ़े। ये मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट बता दिया है, और ये प्रोजेक्ट 8-9 महीने का तो है दोस्तों। वो भी जब आप लगातार पढ़ेंगे, बिना छुट्टी किए हुए पढ़ेंगे। संडे को टेस्ट होगा, आपकी कोई छुट्टी नहीं होगी, सिर्फ किसकी होगी, मेरी। आपके अच्छा आपकी छुट्टी हो रही है यार, हमारी छुट्टी क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले मैं वो जीवन निकाल चुका हूं जिसमें छुट्टियां नहीं थी, तो अब मैं छुट्टियां लूंगा संडे की एक दिन, ठीक है। बीच में गायब हो जाता हूं मैं, पहले मैं बता दूं, मैं बीच में गायब कब होऊंगा? मैं गया हुआ हूं अगस्त 2025 का 5 दिन भीलवाड़ा घूमने गया था। उसके बाद मैं घूमने नहीं गया पिछले 1 साल में। तो अब मैं भागदौड़ी कर किस लिए रहा हूं?
क्या ये भौतिक संसाधन इकट्ठे करने के लिए? आपने कई बार देखा होगा, एक डॉक्टर सुबह आता है और सुबह 6-7 बजे शुरू हो जाता है, रात को 12 बजे तक तो ऑपरेशन थिएटर में या मरीजों को देखता रहता है और पैसे इकट्ठे करता रहता है। तो आपने कई बार चर्चा की होगी कि डॉक्टर पैसे कमा रहा है, मजे ले रही है डॉक्टर नहीं, और मजे ले रहे हैं डॉक्टर के बच्चे। तो देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं कमाऊं और मेरी घरवाली मजे करे, मैं कमाऊं और मेरे टिंगर मजे करे। नहीं, मैं कमा रहा हूं तो मैं भी मजे करूंगा, है ना। तो मैं एक बार जाऊंगा, तो चाहे तो मैं पांडिचेरी जाऊंगा, या फिर मैं जाऊंगा आसाम के पास एक जगह वहां, और या फिर मैं जाऊंगा एक बार भीलवाड़ा वापिस। 3 जगहों में से एक जगह जाऊंगा। भीलवाड़ा तो जरूर जाऊंगा, बाकी मुझे पता नहीं कहां जाऊंगा, एक जगह और जाऊंगा। तो एक बार मैं गायब होऊंगा 4-5-6 दिन के लिए, बाकी मैं आपके साथ लगातार हूं। कभी कभी मुझे कॉलेज जाना होता है, कोई 2-3 महीने में एक आधा दिन, तब मैं गायब हो जाता हूँ। बाकी मैं लगातार आपके साथ हूँ। एक, मैं आपके फोन नहीं उठाऊंगा, ध्यान रखना, फोन मत करना कोई भी। वो इसलिए नहीं उठाऊंगा कि अगर मैं फोन उठाने लग जाऊं तो फिर मैं पढ़ नहीं पाता। फिर मैंने एक मेरा फिर उसूल बना लिया, जैसे मैं घर चला गया, अब घर चला गया तो एक भाई है, उसको रात को नींद नहीं आ रही, बेरोजगार है, शादी हुई नहीं है, ठीक है, रात में 12 बजे फोन करा, गुरुजी कहे करो मैंने बताइए थोड़ा सा। अरे तेरे तो खिला रहे की नहीं, मेरे तो ब्याह ताप रहे टिक रहा हूँ, मन तो सो लेने दे, सारे दिन को काम करो, तू तो बेल्लो है। तो इसलिए मैंने घर पे जाते ही फोन तो मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि पीछे मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दे दी थी कि आपकी शादी मेरे साथ हुई है या इस फोन के साथ हुई है। उसके बाद मैंने सोचा लक्ष्मी नारायण, मुश्किल से शादी हुई थी, अब अगर बुढ़ापे में छोड़ के चली गई तो आगे चांस है ही नहीं, जीवन ऐसे निकलेगा। तो मैं घर पे फोन नहीं उठाता। तो आप मुझसे जो भी पूछ रहे क्लास में पूछे, क्लास में मैं आपके लिए रेगुलर उपलब्ध हूँ। क्लास अपनी लगभग तो सेमी डेमोक्रेटिक होगी, पूर्ण डेमोक्रेटिक नहीं होगी। पूर्ण डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी होती है, पूर्ण लोकतंत्र होता है वो भीड़ तंत्र होता है। उसमें क्या करते हैं, मर्जी मर्जी पूछने लग जाते हैं। मैंने कहा ना डेमोक्रेटिक क्लास है, तो आप बीच बीच में डायलॉग बाजी शुरू कर देते हो, तो कुछ प्लेटो की माँ कटेगी, बताइए थे मानदौड़ से, प्लेटो को दादा हो गए नाम हो, बाकी बरात क्या पर गई, घोड़ा पर गई, ऊंट पर गई, सांड पर गई, क्या पर गई बताइए, तो रथ आ गए भी। तो आप क्या करते फिर दुरुपयोग करते, सेमी डेमोक्रेटिक क्लास होगी अपनी, अर्ध लोकतांत्रिक हो गया। अब ये तो अपने ऐसे करके मुद्दे करें। अब यहां तक तो मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट बता दिया। अब इस पूरे प्रकरण में किसी की दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्योंकि अब मैं पानी पीऊंगा, 2 मिनट मैं यहां बैठूंगा, फिर वापस पढ़ाना शुरू करूंगा। अब आप ये सोच के होगा जाऊंगा थोड़ी देर ऐसी वैसी हवा खाऊंगा पाछा आ जाऊंगा, नहीं जाने नहीं दूंगा। कोस कोस पर शीरो और 9 कोसा लापसी, नहीं, कोस कोस पर लापसी और 9 कोसा शीरो, एर मैं बरसे ताई छोड़े कोनी बाई थाने थारो बीरो। इसका तात्पर्य ये है कि जब तक मैं क्लास पूरी नहीं कर लूंगा ना, आपको यहां से जाने नहीं दूंगा किसी को। पहले सुन लो आप। तो एक बार तो मैं लूंगा विराम, अब फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।